फाइनली इतने ज़्यादा इंतजार के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 कल स्टार्ट हो गया है, जो कि स्टार्ट हुआ है वांडाविजन के 2 एपिसोड्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा अलग तरह की से हमने देखे हैं। और इससे पहले हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से इस तरह की कोई भी चीज़ पहले एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और हम शायद इसको भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इस तरह से वांडाविजन देखने को मिलेगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि वांडाविजन के फर्स्ट 2 एपिसोड्स को देख के मेरी क्या थॉट्स है वांडाविजन शो के ऊपर, और इसके अंदर हो सकता है कि थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको वार्न कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट 2 एपिसोड्स की बात करें तो ये टोटल एपिसोड्स हमें फुल ब्लैक एंड व्हाइट सीन में दिखाए गए हैं, और इनका एस्पेक्ट रेशियो भी बिल्कुल स्क्वायर का था, जो कि 1950s के ज़माने में टेलीविजन पे इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम पहले एपिसोड की स्टार्टिंग की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल ही जो है एक 1950 के स्टैंडर्ड या क्लासिकल शो की तरह हुई है, जिसमें हम देखते हैं कि एक कपल जिनकी शादी हुई है वो नए नेबरहुड के अंदर अपने शिफ्ट हो रहे हैं। और इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हमने ये देखा कि वांडाविजन की लाइफ जो है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरह चल रही है। हाँ, हमने ये जरूर देखा कि वो दोनों जानते हैं इस बारे में कि उनके पास पावर्स हैं और वो उनका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो दूसरों से अपनी पावर्स को छुपा भी रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वो अपने अंदर से उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि वांडा जो है पूरे की पूरे घर की सफाई कर रही थी अपने टेलीकिनेसिस की पावर के साथ, वहीं पे हमने विजन को देखा कि वो दरवाजों के आर पार जा रहा था, जो उसकी आदत है। और अगर इन एपिसोड्स के ऊपर गौर करें तो इनका जो है तरीक़ेकार, उनकी डायरेक्शन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इससे पहले मार्वल कॉमिक्स की तरफ से इस तरह की डायरेक्शन हमें कभी भी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑडियंस के पीछे में लाफ्टर सुनाई जा रही है, और बाय द वे ये जो लाफ्टर हमें पीछे से सुनाई दे रही थी ऑडियंस की, ये एक रियल रिएक्शन था, क्योंकि वांडाविजन की शूटिंग जो है वो रियल ऑडियंस के सामने हुई है, और जो कोई भी ऑडियंस के रिएक्शन थे वो उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बिल्कुल हमें 1950s के शो वाली फील आएगी इससे। इसके साथ साथ अगर हम फर्स्ट एपिसोड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम रेफरेंसेस की बात करें तो रेफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा थे। यहाँ खासकर मैं कैथरीन हान के कैरेक्टर के ऊपर बात करूंगा, जो एग्नेस का रोल प्ले कर रही है, जो उनकी नेबरहुड है और अक्सर वांडा की मदद करने के लिए आ रही थी। तो मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पे उनका कोई बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन इन एपिसोड्स के अंदर हमें ज़रा भी उसका हेड नहीं दिया गया है। तो अगर हम इनकी कास्टिंग की बात करें तो वांडाविजन मेन कास्ट है, और उसके बाद जो कोई भी बड़ी कास्ट है उसमें एग्नेस का नाम है। तो एग्नेस का नाम 3rd नंबर पे ऐसी नहीं है, बल्कि उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर होगा। और अगर आपने इसकी एपिसोड्स के अंदर बातों के ऊपर गौर किया होगा तो वांडा को वो इस तरह के मशवरे दे रही होती है, जैसे उसको पता है कि वांडा के पास ही पावर्स मौजूद हैं, लेकिन वांडा को ऐसा फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो नॉर्मली उससे बात कर रही होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वांडा ने एक तरह की रियलिटी बना ली है, और वो शायद इस रियलिटी के अंदर फिट होना चाह रही है, और सबको इस बात पे मजबूर कर रही है कि वो इस रियलिटी के अंदर फिट हो जाएं। जैसा कि हमने देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर जब मिस्टर हार्ट का कैरेक्टर, जो विजन का बॉस है, वो उससे पूछने लगता है कि तुम लोगों की कब शादी और तुम लोग यहाँ कब आए, तो वो लोग अचानक फंस जाते हैं, क्योंकि उन लोग को इस बात का जवाब ही नहीं पता है कि वो लोग कब एक दूसरे के साथ हुए और कब यहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांडा वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और रियलिटी से बाहर आके बोलती है विजन को कि उनकी मदद करें। तो दूसरे एपिसोड के अंदर अगर हम बात करें तो हमें वहाँ नेबरहुड से और ज़्यादा फेमिलियर करवाया गया है। वहाँ पे हमें एक डॉटी का कैरेक्टर थोड़ा सा सस्पिशियस लगा, जिस तरह से वो बात कर रही थी, जब उसका हाथ काटता है उसमें से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन आपने गौर किया तो उस ब्लड का कलर रेड नजर आ रहा था। इसके साथ साथ हमने वहाँ पे देखा था कि वांडा जब निकलती है अपने घर से तो उसको एक हेलीकॉप्टर नजर आता है छोटा सा, और वो कलरफुल होता है, जबकि इस पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो उसका मकसद साफ है कि ये जो कोई भी हेलीकॉप्टर था इस रियलिटी के अंदर भेजा गया है, ये एक तरह का ड्रोन था जो कि यहाँ देखने के लिए भेजा गया था कि अंदर क्या चल रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक छोटा सा लोगो भी बना हुआ था, और वो लोगो किसी और का नहीं बल्कि स्वॉर्ड एजेंसी का है। अब आपको नहीं पता है कि स्वॉर्ड कौन है, तो ये समझ लीजिए कि शील्ड एजेंसी का छोटा भाई, लेकिन इसका काम अर्थ के ऊपर नहीं बल्कि अर्थ के बाहर वाले खतरों में नजर रखने के लिए होता है। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वांडाविजन के अंदर स्वॉर्ड को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, या फिर कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की एलियन सिविलाइजेशन है जो कि अर्थ के ऊपर घुसी हुई है, या स्क्रल्स जो है वो रूप बदल के यहाँ घुसे हुए हैं, जिनको पकड़ने के लिए स्वॉर्ड अपना सीक्रेट मिशन कर रही है। तो अभी स्टोरी हमारी कहीं पे भी जा सकती है, हम इसको बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए इन 2 एपिसोड्स के अंदर हमें सिर्फ ये बताया गया कि ये सीरीज किस तरह से होने वाली है, वांडा अपनी पावर्स को कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही है। हमने देखा कि वांडा को जब पता चलता है कि स्वॉर्ड एजेंट एक गटर खोल के उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है रियलिटी के, तो उस रियलिटी को वो दोबारा रिवाइंड कर देती है और सब चीज़ों को दोबारा से चलाना शुरू कर देती है। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे वांडा सिर्फ जो है रियलिटी को चेंज नहीं कर रही है, बल्कि टाइम ट्रैवल भी कर रही है और टाइम के साथ भी खेल रही है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है इसकी पावर्स के ऊपर। अगर हम क्रिटिक्स और ऑडियंस की बात करें इन 2 एपिसोड्स के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डिसहार्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से वांडाविजन को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। उनको लग रहा था जिस तरह मार्वल की मूवीज़ होती हैं जिसमें एक्शन होता है, ट्विस्ट होते हैं, इस तरह की हमें स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन वांडाविजन बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट था। एक ऐसा लग रहा था हम फैमिली शो देख रहे हैं 1950s का, जिसके अंदर कॉमेडी भरी पड़ी है, और वो कॉमेडी ऐसी है कि बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन हमें फिर भी उसको सुन के हंसी आ रही है। तो अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर हम रेटिंग्स की बात करें, यहाँ हम इस सीरीज़ को अभी 2 एपिसोड देख के जज करना शुरू कर दें कि ये कैसी है और कैसी नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इसके टोटल एपिसोड्स 9 हैं, और इसलिए हमारे पास अभी 7 एपिसोड्स बाकी हैं जो कि 30 मिनट्स के हैं। तो एक तरह की आप समझ लीजिए कि 2 मूवी का कंटेंट अभी हमारा बाकी है इसके हवाले से, जिसके अंदर हमें सही तरीके से पता चलेगा कि आखिरकार कहानी चल क्या रही है।
वांडा ने ये रियलिटी किस तरह से बनाई है, सॉर्ड का इसके अंदर क्या काम है और इसके इर्द गिर्द जो नेबर्स वगैरह है जैसे एग्रेस हो गई, डॉटी हो गई, इनका क्या रोल है। और हमने मैनिका और एम्बू के कैरेक्टर को तो देखा था कि वो भी उनके जो है वहाँ पे नेबर का ही रोल प्ले कर रही है, जबकि वो एजेंट ऑफ सॉर्ड है। तो हमें ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके पता चलती रहेंगी जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे आगे बढ़ते जाएगी। साथ में अगर आपने गौर किया हो कि हर कोई जब एपिसोड खत्म होता है तो उसके बाद हम स्क्रीन से बाहर आते हैं, यानी टीवी स्क्रीन से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई शख्स बैठा हुआ है, सब चीज़ों को स्टडी कर रहा था, नोट्स लिख रहा था। तो जहाँ तक मेरा गैस है ये कैरेक्टर जो है केट डेनिंग का है, जिनको हमने थॉर की फर्स्ट मूवी और थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर देखा था। क्योंकि हमें ये बात पता है कि उनको कास्ट किया गया सीरीज के लिए, लेकिन उनका ट्रेलर्स वगैरह के अंदर रोल बहुत ही ज़्यादा कम है। सिर्फ 1-2 टीवी स्पॉट्स के अंदर हमने उनको देखा था। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो एक ज़बरदस्त किस्म की साइंटिस्ट है तो वो इस केस के ऊपर स्टडी कर रही है सॉर्ड के साथ मिलके। और ऐसा ये लग रहा है कि वार्नर ने जो रियलिटी बनाई है वो किसी टीवी चैनल के ऊपर फ्रीक्वेंसी के जरिए दिखाई जा रही है और इसीलिए वो उनको बैठ के स्टडी कर रही है। और वहाँ पे हमने बार बार देखा कि वो रेडियो के जरिए वांडा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है, तुम्हें किसने इस तरह से करने पे मजबूर किया है। लेकिन वांडा उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है अभी के लिए और अपनी रियलिटी के अंदर फिट होने की कोशिश कर रही है, जो कि ज़्यादा टाइम तक वो लोग फिट नहीं हो पाएंगे। अगर हम इस सीरीज़ के अंदर और इस एपिसोड के अंदर हम रेफरेंसेस की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा है और ज़्यादातर रेफरेंस जो है वो आपको डायलॉग्स के अंदर मिलेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा क्योंकि ये सीरीज़ हिंदी के अंदर नहीं डब की गई है तो आप सब टाइटल के साथ ये देखिए, क्योंकि कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जिनका एक्सेंट ऐसा है कि आप लोग शायद समझ ना पाएं, लेकिन सब टाइटल होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और उनकी बातों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस नजर आएंगे। हमने सबसे बड़े जो 2 ईस्टर एग इसमें देखे मेरी नज़र में वो ये थे कि हमने स्टार्क टोस्टर देखा, यानी स्टार्क इंडस्ट्रीज इस रियलिटी के अंदर टोस्टर बना रहा है। और उसके अलावा हमने दूसरा सीन जो देखा वो ये देखा था कि वहाँ पे अगला एड जो चलता है दूसरे एपिसोड के अंदर वो एक वॉच का होता है और उस वॉच का नाम स्ट्रकर होता है। और स्ट्रकर आपको याद हो तो वही शख्स है जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर मौजूद था, जिसने वांडा और उसके भाई पीटर को उसकी शक्तियाँ दी थी माइंड स्टोन के जरिए। और हम देखते हैं कि उस वॉच के ऊपर हमें हाइड्रा का लोगो भी नजर आ रहा होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे रेफरेंसेस वांडा ने अपनी रियलिटी से इस रियलिटी के अंदर डाले हैं और ये मिलकर पूरी की पूरी रियलिटी बना रहे हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने वांडा विजन के हवाले से डिस्कशन करी है और कुछ ब्रेकडाउन भी मैंने आपके साथ शेयर करा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको फर्स्ट 2 एपिसोड्स कैसे लगे हैं और आगे की सीरीज के लिए आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।